हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के भूगोल, जो कि अपना प्री का यूनिट 4 है, उसको हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत पहाड़ियाँ और पठार वाला पहले टॉपिक पिक किया है। इस सिलेबस के क्रम में हमने कल मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक वितरण था उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में कुल कितने पठार हैं। और जो कि 1 नवंबर 2000 की बात करेंगे, जब छत्तीसगढ़ हमसे विभाजित नहीं हुआ था, तो हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में कुल 9 भौतिक प्रदेश थे, और विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कुल 7 भौतिक प्रदेश शेष बचे हैं, जिनमें से महानदी बेसिन और दंडकारण्य है, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ का भाग है। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में की, जिसमें हमने मध्य उच्च प्रदेश के जो पांचों पठार थे उनको देखा। इनमें मैंने आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया था कि मालवा का जो पठार है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, जो कि परसेंटेज में भी देखेंगे आप तो 28.6% है टोटल एमपी का जो भौगोलिक भाग है। ये हमने मैप देखा था, मैप के आधार पर हमने सारे पठारों को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एक डायग्राम इस वाले मैप में भी देखा, 3D मैप में, कि किस प्रकार से सीमाएं निर्धारित होती हैं। तो ये भी हमारा मैप, जिसमें हमने देखा कि देखिए मालवा पठार, मालवा के पठार के उत्तर में है मध्य भारत का पठार, इसके दक्षिण में है नर्मदा सोन घाटी। अगर हम पश्चिम में बात करेंगे तो यहाँ पर है एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है अरावली। पूर्व में बात करेंगे तो रीवा पन्ना का पठार है, और उत्तर पूर्व में बात करेंगे तो बुंदेलखंड का पठार। तो ऐसे हमने सारे पठारों की सीमा देखी थी। आप भी इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कभी प्रश्न के रूप में कि बघेलखंड के पठार के उत्तर में क्या है, तो आप बताओगे रीवा पन्ना का पठार। दक्षिण में क्या है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। पूर्व में क्या है, तो हम बताएंगे छत्तीसगढ़ राज्य। पश्चिम में क्या है, नर्मदा सोन घाटी। तो इस प्रकार से आपसे जो मैपिंग वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ से सॉल्व बड़ी आसानी से हो सकते हैं। तो एक दो बार आप मैप को देखिए, ड्रॉ करिए, और उससे प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए कि अगर मैपिंग से कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई। तो कल हमने भौगोलिक विभाजन के क्रम में मालवा का पठार कंप्लीट किया था, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और उसके बाद हम बघेलखंड का पठार। ये दोनों ही होते हुए हम कह सकते हैं कि जो हमारा भौगोलिक वितरण, या जिसको हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो पठार है, ये वाला टॉपिक हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज सबसे पहले हमें बात करनी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। तो सबसे पहले हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के ऊपर प्रकाश डालते हैं कि इसको हम किस हिसाब से कवर करने वाले हैं। देखिए, ये रहा अपना सतपुड़ा श्रेणी। यह प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग है, पहला पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाएगा जितने भी मध्य प्रदेश के भौगोलिक भाग हैं इनमें सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, तो हमारा जवाब होना चाहिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसका टोटल जो एरिया है वो 34,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो टोटल एमपी का 11% है। अगर पूरे मध्य प्रदेश के भौगोलिक भाग की बात करेंगे तो उसमें 11% जो योगदान है वो किसका है, हम बताएंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का। इसके हमें 3 भाग देखने को मिलते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? इसका अगर हम बात करेंगे पश्चिमी भाग, तो ये कहलाता है राजपीपला, ये रही पश्चिमी श्रृंखला। अगर हम इसके पूर्वी श्रृंखला की बात करेंगे तो इसमें आपका जो खंडवा से सिवनी का पूरा एरिया है ये आ जाता है। और वहीं हम मैकाल श्रेणी की बात करेंगे तो ये बालाघाट से अमरकंटक तक अर्धचंद्राकार रूप में फैला हुआ है। तो हमने देखा कि जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है इसके मुख्यतः 3 भाग हैं। कौन कौन से? मैकाल श्रेणी, पूर्वी श्रृंखला और पश्चिमी श्रृंखला। पश्चिमी श्रृंखला का जो विस्तार है वह राजपीपला से बुरहानपुर दर्री तक है। उसके बाद खंडवा से सिवनी तक पूर्वी श्रृंखला है, और उसके पश्चात मैकाल श्रेणी है, जो कि आपके अमरकंटक और बालाघाट की जो सीमा है उसको कवर करता है। अब देखिए, इसी क्रम में हम इस पूरे सतपुड़ा श्रेणी वाला जो टॉपिक है इसको एक डायग्राम के रूप में कवर करने वाले हैं। जैसे देखिए, ये रहा ये डायग्राम। पहले इस डायग्राम को अच्छे से आप देखिए। इसमें आपको समझना क्या है, सबसे पहली बात, अगर हम सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के इस डायग्राम की बात करते हैं, जिसमें ये इसका पूरा एरिया कवर किया गया है। ये पूरा एरिया किसका है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का। अब देखिए दोस्तों, इसको हमने मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? देखिए, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो इस प्रकार से हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया। इस क्रम में हमें दिखाया क्या गया है। अगर हम बात करते हैं मैकाल, ये मैकाल श्रेणी है, ये हमारा मध्य वाला भाग कहलाता है, और ये हमारा सबसे पश्चिमी भाग। तो यहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी कि हम सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग की बात करेंगे तो यहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर आपको अर्ध पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनमें साल, शीशम जैसे वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। फसल की बात करेंगे तो यहाँ पर धान मुख्य फसल है। बालाघाट के चिन्नौर चावल और सिवनी के काली मूछ वाले चावल को जीआई टैग भी मिला है। अगर इस क्षेत्र में मिट्टी की बात करेंगे तो लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पर बोली महाकौशली बोली बोली जाती है। यहाँ सामान्य गर्मी और ठंड अधिक पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि यह के जो मौसम है एक तरह से विषम जलवायु वाला मौसम है। यह क्षेत्र खनिज की दृष्टि से
संपन्न है। अगर हम पूरे सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो इसमें जो उसका सबसे पूर्वी भाग यानी हम कह सकते हैं कि मैकाल श्रेणी वाला भाग है, यह खनिज की दृष्टि से सर्वसंपन्न है। यहाँ मुख्यतः मैंगनीज के लिए भारवेली की खदान फेमस है, तांबे के लिए मलाज खंड की खदान फेमस है और बॉक्साइट के लिए अमरकंटक। और ये तीनों ही आपको देखने को मिलेंगे बालाघाट जिले में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह खनिजों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब हम इसके मध्य भाग की बात करते हैं। यहाँ पर 100 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखिए, यहाँ पर जो बारिश होती है वो होती है 100 से 140 सेंटीमीटर। यहाँ पर बागवानी फसल देखने को मिलती है, जैसे कि संतरा, चाय, है ना? ये सारी आपको फसल देखने को मिल जाएगी, जो बागवानी फसल आती है, काजू वगैरह की फसल देखने को मिलेगी। यहाँ की जो मिट्टी है मुख्यतः लैटेराइट मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ की जो बोली है वो है भुआना बोली और यहाँ पर सामान्य गर्मी और सामान्य ठंड का मौसम होता है। तो ये मध्य वाले भाग जिसको हम कहते हैं पूर्वी सतपुड़ा। और अब हम बात करते हैं पश्चिमी सतपुड़ा। दोस्तों यहाँ पर बारिश होती है 75 से 100 सेंटीमीटर। यहाँ वन मिलेंगे आपको शुष्क पर्णपाती वन, जिनमें आपको बबूल, पलास, इसके अलावा यहाँ पर आपको कपास, मिर्च, मूंगफली, केला, इनकी फसल देखने को मिल जाएगी। यहाँ मिट्टी है हल्की काली मिट्टी। यहाँ पर निमाड़ी बोली बोली जाती है और अधिक गर्मी और सामान्य ठंड पर यहाँ देखने को मिलती है। अधिक गर्मी एवं सामान्य ठंड यहाँ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इसके तीन भाग थे, तीनों भागों को हमने डिस्कस किया। कैसे? ये पहला भाग, ये मध्य वाला भाग और ये सबसे पूर्वी जिसको हम मैकाल श्रेणी बोलते हैं। तो हमने इस प्रकार से तीन भागों में बांट के एक ही जगह हमने तीनों क्षेत्रों का फसल पैटर्न देख लिया, हमने वनस्पति और वन देख लिए, हमने वर्षा का देख लिया कि वर्षा कितनी होती है, कौन सी बोली बोली जाती है, और अगर इसमें कोई और विशेष बात है जैसे कि बागवानी फसल के लिए या सामान्यतः जो शुष्क पर्णपाती वन है वो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के किस भाग में देखने को मिलते हैं, तो इस डायग्राम से आप सारी बातों को एक ही जगह देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए एक डायग्राम और, ये क्या बताता है आपको ये देखना है सबसे पहले। अगर इस डायग्राम को हम प्रमुखतः तीन भागों में बांट देते हैं, मान लीजिए ये हो गया पूर्वी भाग जिसमें मैकाल क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद ये आपका हो गया मध्य भाग जिसमें महादेव पर्वत श्रेणी वगैरह आ जाती हैं। ये हो गया ये मध्य भाग। और इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा अपना पश्चिमी भाग। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। जो मध्य भाग है इसे महादेव पर्वत यहाँ का फेमस है, इसको मैकाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसको राजपीपला। तो ये तो तीन पर्वत तीनों भागों में स्थित हैं। हम अगर इसके विस्तार का बात करते हैं तो दोस्तों जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के अलावा सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी का विस्तार किन किन राज्यों में देखने को मिलता है, तो आप कह सकोगे कि मुख्यतः इसका विस्तार तीन अन्य राज्यों में देखने को मिलता है। ये तीन अन्य राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला आप कह सकते हो गुजरात, फिर महाराष्ट्र और एक हमारा छत्तीसगढ़। तो इन तीन राज्यों में इसका विस्तार देखने को हमें मिल जाता है। तो ये पॉइंट हमारा कवर हुआ। अब देखिए इन तीनों भागों में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो दोस्तों सबसे चौड़ा भाग है इसका आपका ये मैकाल क्षेत्र वाला, और ये अर्धचंद्राकार रूप में देखने को मिलता है। तो इसका जो शेप है वो अर्धचांद की तरह है। तो ये सारी बातें आपको एक और कवर करके रखना है इनमें। दूसरा, यहाँ अगर हम उद्योगों की बात करते हैं तो प्रमुख औद्योगिक केंद्र यहाँ पर किरनारपुर मिलेगा जो कि बालाघाट में सिचुएटेड है। मनेरी आपको मंडला में देखने को मिल जाएगा। लखनादौन आपको सिवनी में, नेपानगर बुरहानपुर में। बेसिकली नेपानगर में कागज बनाने का जो कारखाना है तो ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? सिवनी में। तो हमने एक डायग्राम के थ्रू सारी यहाँ की हमने जलवायु, तापमान और मिट्टी, फसल देखी थी, और एक डायग्राम के थ्रू हमने ये देख लिया कि सबसे चौड़ा भाग कौन सा है और मुख्य इनके पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं। अब चूंकि पर्वत हमारे टॉपिक में अलग से मेंशन है तो थोड़ा बहुत हम पर्वतों को यहाँ डिस्कस करेंगे और साथ ही हम अगला जो टॉपिक होगा पर्वत वाला उसमें भी हम पर्वतों को डिस्कस करेंगे। देखिए अब अगर आप एक बार इस डायग्राम को देख लें, इसमें भी आपको पर्वतों को मुख्यतः दिखाया गया है। देखिए ये हमारे पूरे एमपी का मैप हो गया। अगर हम इस मैप में देखते हैं तो आप पाएंगे ये रहा वो पश्चिमी भाग, ये वो मध्य भाग और ये हमारा सबसे पूर्वी जिसको हम बोलते हैं मैकाल श्रेणी वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है अमरकंटक चोटी जिसकी ऊंचाई है 1067 मीटर। मध्य भाग में हमें धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। ये किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? हम कहेंगे ये देखने को मिलती है हमें महादेव पहाड़ी, महादेव पर्वत श्रृंखला के ऊपर। इसी क्षेत्र में चौरागढ़ जो मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ये भी मध्य भाग में देखने को मिलती है। अगर हम पश्चिमी भाग की बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्यतः आपको बावन गजा, चूलगिरी, अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, बुरहानपुर दर्रा, राजपीपला की पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ी, इसके अलावा ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ, ये सारी आपको पश्चिमी भाग में देखने को मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है इसमें कौन कौन से पर्वत किस क्षेत्र में और कौन कौन सी चोटियां यहाँ की फेमस हैं, ये सारा हमने इस डायग्राम के थ्रू देख लिया। तो ये हमारा हम कह सकते हैं सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। क्लियर है? और ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी है। आप आगे देखिए मैं आपको अभी सिलेबस में दिखाऊंगा कि मेंस में आपसे क्या पूछा जाता है और किस टाइप के प्रश्न आते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट भौगोलिक प्रदेशों के अंतर्गत बचा हुआ है बघेलखंड का पठार। इसके थ्रू हम इसको समाप्त होते ही जो हमारे सिलेबस में पर्वत एवं पठार वाला टॉपिक था तो उसमें हम पठार और आंशिक रूप से हम पर्वत को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए
अगर हम बघेलखंड के पठार की बात करते हैं तो इसको पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है। आप मैप देखिए, मैप में आप पाओगे कि यह सबसे पूर्वी भाग है। यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। इसे छोटा नागपुर पठार की गांठ कहते हैं। क्योंकि छोटा नागपुर पठार का थोड़ा सा विस्तार देखने को मिलेगा आपको बघेलखंड पठार के रूप में, इसलिए इसे छोटा नागपुर पठार की गांठ कहा जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 21,577 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि टोटल एमपी के क्षेत्रफल का 7% है। यह प्रदेश का सबसे छोटा भूभाग है। यहाँ पर जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ मुख्यतः साधारण गर्मी और अधिक ठंड यानी विषम जलवायु देखने को मिलेगी। ग्रीष्म काल में यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में इसका टेम्परेचर 12.5 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। यहाँ की वर्षा की मात्रा है 100 से 125 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम वन वनस्पतियों की बात करेंगे तो यहाँ पर अर्ध पर्णपाती वन देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली हम कह सकते हैं कि मिश्रित प्रजाति के वन हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें साल, सागौन, तेंदुपत्ता, ये सारे वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। मृदा की हम बात करेंगे तो इस क्षेत्र में मुख्यतः लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। फसल में मुख्यतः चावल, ज्वार, तिल। अगर हम नदियों की बात करेंगे यहाँ की, तो यहाँ की मुख्य नदियां हैं सोन, जोहिला, गोपद, महाना। ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और खनिज की दृष्टि से दोस्तों यहाँ पर सोना, यूरेनियम, बॉक्साइट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक खनिज अगर हम सारे भौगोलिक भाग में बात करेंगे तो केवल इसी पठार में देखने को हमें मिलते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने बघेलखंड के पठार की। इसके अलावा बघेलखंड के पठार में कुछ दो एक पॉइंट और रह जाते हैं, उनको कवर करते हैं। अगर हम इसके पठार का विस्तार की बात करते हैं कि इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, आइए इस पे एक देख लेते हैं। तो इसके उत्तर में है रीवा पन्ना का पठार, इसके पूर्व में है छोटा नागपुर का पठार, इसके दक्षिण में है सतपुड़ा श्रेणी जो हमने कंप्लीट किया, और इसके पश्चिम में है नर्मदा नदी घाटी। तो इस प्रकार से इसकी सीमाओं का निर्धारण होता है। अगर हम मुख्य जिले की बात करेंगे तो यहाँ क्रमशः सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, इसके अलावा आपको कटनी, अनूपपुर और डिंडौरी देखने को मिल जाएंगे। औद्योगिक केंद्र में बात करेंगे तो यहाँ पर केवल अमलाई जो कि एक पेपर मिल है शहडोल में देखने को मिलेगा आपको। लाख उद्योग के लिए उमरिया फेमस है जो कि इसी क्षेत्र में आता है। और सिंगरौली जो कि इसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, बेड़न जो यहाँ पर स्थित है तो ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। और लास्ट है इसकी संस्कृति। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ट्राइबल कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः बैगा, कोरवा, कोल जनजातियां निवास करती हैं, तो कल्चर की दृष्टि से आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश, जिसमें हम कह सकते हैं हमें मध्य प्रदेश के जो पठार वाला टॉपिक था, हमने ये कंप्लीट किया। अब इसको एक हम चार्ट के जरिए आपको और दिखा देते हैं, जिसमें आप देखोगे कि एक ही स्थान पर आपके सारे पठार कवर हो जाते हैं। जैसे देखिए, ये रहा मालवा का पठार। तो इसकी भौगोलिक स्थिति, ये मेंस की दृष्टि से अगर कभी लिखने के लिए आएगा तो ये पॉइंट थोड़े लिखना ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा। दूसरा, इसका क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। यहाँ पर मिट्टी कैसी मिलती है, कौन कौन सी नदियाँ इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, टेम्परेचर कितना है, सर्दी वर्षा कितनी होती है, और कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं। तो ऐसा एक ये पूरा चार्ट है जिसको आप एक चार्ट के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं। तो ऐसे ही मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्यन कगारी रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, इनकी मिट्टी, इनका टेम्परेचर, इनका क्षेत्रफल सब कुछ एक ही चार्ट में मेंशन है। तो यहाँ से भी अपन इसको कवर कर सकते हैं। अब ये तो हो गया अपना दोस्तों टॉपिक खत्म। कौन सा? पठार वाला। पठार के ही क्रम में हमारे, आप अगर सिलेबस में देखिए तो सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है, मध्य प्रदेश के पठार। तो पठार वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करनी है अपन को पहाड़ियाँ। तो जितने भी मध्य प्रदेश में पर्वत हैं, कुछ तो अपन ने इसी टॉपिक के दौरान डिस्कस कर लिए। अब जो शेष बचे हुए हैं उनको अपन एक टॉपिक के रूप में कवर कर लेते हैं, और इसके बाद अपन अभी एमसीक्यू लगाने वाले हैं इसी दो टॉपिक के, पठार और पहाड़ियों के। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। पठार हमारे कंप्लीट हुए, अब हम बात करने वाले हैं पर्वत की। देखिए, ये पूरा आप पहले एक देखिए चार्ट, जिसमें हम केवल मैपिंग के थ्रू और कुछ हम डिटेल में मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं एक ही पेज में सारे पर्वत एवं पहाड़ियां हमने कंसाइज करे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मैप के थ्रू। आप सबसे पहले ये मैप देखिए। इस मैप में आप देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः दो पर्वत श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण हैं। ये दो पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? तो इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, ये पूरा क्षेत्र विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का है यहाँ तक। लेकिन विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः तीन भागों में अपन को देखने को मिलती है। एक तो विंध्याचल, दूसरा आप ये वाला पूरा ऊपर का इलाका देखेंगे भांडेर श्रेणी, और तीसरा कैमूर पहाड़ी। तो तीन क्षेत्रों में या तीन भागों में डिवाइड हो जाता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगी सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। और सतपुड़ा भी तीन भागों में बटा हुआ है, एक, दूसरा मध्य भाग, और तीसरा ये पूर्वी भाग अर्धचंद्राकार में। अब यहाँ पे बात आती है जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और हमारा जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है, इसके मध्य से एक नदी प्रवाहित हो रही होती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तो हमारा जवाब होगा विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। इसके अलावा हमें और क्या याद रखना है इस मैप में? तो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा अमरकंटक का पठार। अमरकंटक का पठार जो है, देखिए कैमूर पहाड़ी यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और यहाँ से ये मैकाल किसका भाग है? सतपुड़ा का। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? अमरकंटक का पठार। तो यह एक संधि की भांति कार्य करता है, हमें ये भी याद रखना है। अब देखिए, कुछ पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये है गोपांचल पर्वत जो कि ग्वालियर में देखने को मिल जाएगा। ये एक चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, जो कि बिंदुल खंड पठार की
सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। आगे हम देखेंगे भांडेर में ही आपको एक सलकनपुर पर्वत श्रेणी देखने को मिल जाएगी। तो केवल यहाँ पर फैक्चुअल चीजें हैं, तो आपको केवल फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बार आप इस मैप पे और नजर डालिए। देखिए, ये मान लीजिए विंध्याचल पर्वत है अपना पूरा। ये पूरी एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला या विंध्याचल माउंटेन। विंध्याचल माउंटेन के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक माउंटेन आपको देखने को और मिलेगा, जो कि है सतपुड़ा माउंटेन। ये पूरा, ये आपको सतपुड़ा माउंटेन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सतपुड़ा माउंटेन के बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो कुछ भाग हमें एक पठार टाइप का और ये दिखाई दे रहा है, जो कि दक्षिण भारत का भाग है, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखिए, ये तो मान लीजिए एक हमारा नदी का जल भरा हुआ है, जो कि है नर्मदा नदी, इसलिए इसको नर्मदा की घाटी कहते हैं। और यहाँ पर ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, तो ये कौन सा हो गया, ताप्ती नदी घाटी। कैसे, देखिए इस डायग्राम में आप एक बार, मैंने आपको क्या बताया था, ये रहा विंध्याचल, तो विंध्याचल के बीच में नर्मदा, फिर नीचे है सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी बैठी है, और ताप्ती नदी के बाद यहाँ पर आप पहुंच जाओगे तो ये आपको देखने को मिल जाएंगी आपके महाराष्ट्र में जो पहाड़ियां स्थित हैं। तो यहाँ पर आपको अजंता एलोरा पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिल जाएंगी। तो अजंता एलोरा के मध्य में कौन सी नदी बह रही है, ताप्ती नदी। यहाँ पे आप देखोगे, और यहीं से जो ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं, ये किसका, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग, विस्तारित भाग मानी जाती हैं। तो अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इस डायग्राम को ढंग से देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि ये नर्मदा नदी घाटी है और ये आपकी ताप्ती नदी घाटी हुई। अब देखिए, नर्मदा और ताप्ती, इन दोनों नदियों के बीच अवरुद्ध का काम किसने किया, ब्लॉक का काम किसने किया, सतपुड़ा पर्वत ने। इसलिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को, सतपुड़ा पर्वत को ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कैसा है, एक ब्लॉक माउंटेन है, अवरुद्ध पर्वत है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दोस्तों अवशिष्ट पर्वत है, यानी ये घिस चुका है बहुत, रेजिडुअल हम कह सकते हैं माउंटेन है ये। तो यही इस डायग्राम के थ्रू मुझे आपको बताना था कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यह एक ब्लॉक माउंटेन है। क्यों ब्लॉक माउंटेन है, क्योंकि ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। इसके अलावा आप देखेंगे इसके दक्षिण में आपको प्रायद्वीप पठार देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। वर्तमान में यह अवशिष्ट अवस्था में है, तो हम कह सकते हैं रेजिडुअल माउंटेन है। इसके तीन भाग हमें देखने को मिल जाते हैं। तो मुख्यतः यह कितने भागों में डिवाइड है, यह तीन भागों में डिवाइड है। तीन भाग के बारे में समझ लेते हैं सबसे पहले हम। देखिए, पहला पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग कहलाता है विंध्याचल, मध्य वाला भाग कहलाता है भांडेर, और पूर्वी भाग कहलाता है कैमूर। विंध्याचल पर्वत की बात करेंगे तो धार से सीहोर का क्षेत्र, यहाँ सीहोर से दमोह का क्षेत्र, और यहाँ से रीवा से लेके जाओगे तो पन्ना कटनी तक का एरिया पूर्वी पठार, जिसको हम कहते हैं कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो मुख्यतः यहाँ पे आपको कुछ कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिल रही है, जैसे वांगचू पॉइंट है, असरफी माउंटेन है, मांडू पहाड़ी है, ये आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ही अंदर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भांडेर श्रेणी की, तो यहाँ पर भांडेर श्रेणी के क्षेत्र में जो एक जिला पड़ता है, इसका नाम है दमोह। तो दोस्तों, दमोह में एक घाटी है जिसका नाम है संग्रामपुर घाटी। इस संग्रामपुर घाटी में ही एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर, जिसका नाम है सद्भावना शिखर, जिसको कालुम्बी शिखर या गुडबिल चोटी भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है, ये दमोह के संग्रामपुर घाटी में स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैमूर श्रेणी की, तो यहाँ कुछ छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे त्रिकुटा पर्वत। अब त्रिकुटा पर्वत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो त्रिकुटा पर्वत है ये सतना जिले में स्थित है, लेकिन किस श्रेणी का भाग है, ये कैमूर श्रेणी का। दूसरा गिद्धराज पर्वत, जो कि आप देखने को मिल जाएगा सतना जिले में। इसी के अलावा यमुना एवं सोन के मध्य जो कैमूर श्रेणी है, यह जल विभाजक का कार्य करती है, और इसका विस्तार हमें बिहार के रोहतास तक देखने को मिल जाता है। तो ये सारी बातें हुई कैमूर के बारे में। तो हमने देखा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी, इसके अलावा वांगचू पॉइंट, सरफू, मांडू पहाड़ी कहाँ स्थित है, इसके अलावा जो कैमूर श्रेणी में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां स्थित हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। देखिए, यही चीज यहाँ डायग्राम में बनी हुई है। जैसे विंध्याचल, यहाँ पर आपको जाना पाव पहाड़ी देखने को मिल जाएगी, काकड़ी बड़ी पहाड़ी देखने को मिल जाएगी। बांडेर में आपको सलकनपुर, भीमबेटका, सिद्ध बाबा जो कि दतिया में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर। और दोस्तों, ये सिद्ध बाबा की चोटी है, यह बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पहाड़ों के क्रम में याद रखनी है। अब देखिए, ये तो हुआ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का चर्चा। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। देखिए दोस्तों, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। अगर हम इस पूरे पार्ट की बात करेंगे, राजपीपला को मिला दिया जाए, महादेव को मिला दिया जाए और मैकाल को, तो ये जो पूरी एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये कंबाइंड रूप से कहलाती है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। क्या कहलाती है, ये पूरी कहलाएगी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मुख्यतः तीन भाग हैं, राजपीपला, महादेव, मैकाल।
सबसे पहले हम बात करते हैं, और ध्यान रखना, राजपीपला पश्चिमी विस्तार है पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। मध्य भाग महादेव कहलाता है और इसका पूर्वी भाग मैकाल कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजपीपला के बारे में। देखिए, राजपीपला आपको गुजरात से बुरहानपुर दर्रे तक देखने को मिलेगी। यह अत्यधिक कटा-फटा भाग है पूरी सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी का। यहाँ पर अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ कौन-कौन सी देखने को मिल जाएँगी? तो आपको बड़वानी की पहाड़ी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, अखरानी की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएँगी, इसके अलावा बीजागढ़ की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, ग्वालीगढ़ पहाड़ी आपको यहीं पे मिलेगी, असीरगढ़ की पहाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी और फिर लास्ट में आपको ये बुरहानपुर दर्रा देखने को मिल जाएगा, बुरहानपुर दर्रा। तो बुरहानपुर दर्रा, ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? राजपीपला के अंतर्गत। अब दोस्तों, यहीं पर एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है चूलगिरी चोटी, चूलगिरी पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1215 मीटर है। यह राजपीपला की सर्वोच्च चोटी कह सकते हैं, या हम पश्चिमी सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कह सकते हैं, चूलगिरी, जिसको हम 52 गजा के नाम से भी जाने जाते हैं। और दोस्तों, यह जो राजपीपला है सतपुड़ा का पश्चिमी विस्तार है, और जो बुरहानपुर दर्रा है दोस्तों, इसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आई होप ये पॉइंट जो राजपीपला के बारे में मैंने आपको बताया क्लियर होंगे। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं महाद्वीप। इसका विस्तार आपको खंडवा से सिवनी तक देखने को मिल जाएगा। यहीं पर पंचमढ़ी स्थित है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, इसका नाम है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, इसी क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में चौरागढ़ आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी ऊंचाई 1326 मीटर है और यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर आपको कालीभीत और नंदीगढ़ आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि अन्य छोटी छोटी पर्वत या पहाड़ियां हैं जो कि महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत शामिल है। और लास्ट हमारा बचा है इसमें मैकाल। दोस्तों, मैकाल पर्वत के बारे में या मैकाल श्रृंखला के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसे पर्वतराज भी कहा जाता है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी को पर्वतराज कहा जाता है। सिवनी से छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अर्धचंद्राकार रूप में ये फैली हुई है। किरार घाटी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। नर्मदा का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। लांजी का किला जो कि बालाघाट में स्थित है, यहीं पे स्थित है। और अमरकंटक चोटी है इसकी, जिसकी ऊंचाई है 1065 मीटर। और यहीं पर अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो ये सारी बातें मैकाल पर्वत श्रेणी के बारे में हुई। क्लियर है? तो ये हमारा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कंप्लीट हुई। इसके अलावा कुछ अन्य पर्वत छोटे छोटे हैं, ये हम देख लेते हैं इनकी लोकेशन। तो इस प्रकार से अपना मैप है, आप मैप बनाएंगे और उसके बाद इन पॉइंट्स को नोटिफाई करेंगे। देखिए, जैसे केदार पर्वत, ये आपको पन्ना जिले में देखने को मिलेगा। सिरगो पहाड़ी, ये आपको सतना में देखने को मिलेगी। इसके अलावा सूरी पहाड़ी आपको दमोह में देखने को मिल जाएगी। केंचुआ पहाड़ी कटनी में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्रम में ये बंदरगढ़ पहाड़ जो आपकी पुष्पराजगढ़ अनूपपुर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गिधेला पहाड़, ये मंडला में स्थित है। गोफ जमाई पहाड़, काला पहाड़, पातालकोट और हाथी पहाड़, ये सभी छिंदवाड़ा में स्थित हैं। इसके अलावा जाखी बर्रा पहाड़ी आपको बैतूल जिले में देखने को मिल जाएगी। तसदीन पहाड़ आपको बुरहानपुर में देखने को मिलेगा और लंका चोटी आपको खंडवा में देखने को मिल जाएगी। घोड़ी दंत पहाड़ी रायसेन जिले में स्थित है। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनको आप मैप के माध्यम से याद रख सकते हैं। आप मैप बनाएं, बार बार इस मैप को देखेंगे तो ऑटोमेटिक इनकी लोकेशन के माध्यम से आप इनकी स्थिति बता सकते हो। इसके अलावा नर्मदापुरम जिले में कुल ये जो पहाड़ है इनको हम देख लेते हैं एक बार। देवहार पहाड़, कुरानगढ़ पहाड़, पांडी देव पहाड़, ऋक्षखो पहाड़, तितंगा पहाड़, अंधियारी बावली पहाड़, धूपगढ़ और चौरागढ़, ये सारे जो चोटियां हैं या पर्वत हैं छोटे छोटे, ये कहाँ पर स्थित हैं? ये नर्मदापुरम जिले में स्थित हैं। तो ये फैक्ट के रूप में हमने कुछ अन्य जो मध्य प्रदेश के छोटे छोटे पर्वत और पर्वत पहाड़ियां हैं इनको हमने कवर किया। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में, हमारा जो भोपाल है, भोपाल मुख्यतः 5 पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है, लेकिन कुल भोपाल में कितने पर्वत हैं ये हम कवर कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ संख्या। संख्या के आधार पर देखेंगे तो भोपाल में क्रमशः श्यामला हिल्स, न्योरी हिल्स, अरेरा हिल्स, ईदगाह हिल्स, कटारा हिल्स। इसके अलावा अन्य जो पर्वत श्रृंखला हैं क्रमशः वो इस प्रकार हैं, जैसे बालूकास्म पहाड़ी, मनुआ भान टेकरी, लाल घाटी, मोरबन हिल्स और मोरबन हिल्स के अलावा वन ट्री हिल्स। अब आप यहाँ पे समझिए, हमने कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को अलग रंग से डिनोटिफाई किया है और कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को अलग कलर से। उसका रीजन क्या है? ये जो आपको ऊपर की 5 पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, इन्हीं पर सिचुएटेड है अपना भोपाल। कौन कौन से? श्यामला हिल्स, न्योरी हिल्स, अरेरा, ईदगाह, कटारा। बाकी अन्य जो शेष 5 पहाड़ियां हैं ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं? भोपाल। तो भोपाल में स्थित ये सारी पहाड़ियां हुई। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो पर्वत थे, कुछ पर्वत हमने कहाँ देखे हैं? हम जब पठार पढ़ रहे थे उस क्रम में, और कुछ हमने सेपरेट यहाँ पे कवर कर लिए। अब देखिए, कुछ पर्वतों से रिलेटेड आपको फैक्ट हम आपको बताते हैं। तो ये रहे फैक्ट कुछ पर्वतों से रिलेटेड। फैक्ट में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी दोनों ही का जवाब होना वाला है धूपगढ़। धूपगढ़ को ही हरवत्सकूट के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसी प्रकार मैकाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1065 मीटर।
इसके अलावा अगर हम राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम बात करेंगे तो चूलगिरी अभी हमने देखा था 1215 मीटर इसकी ऊंचाई है। बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी है सिद्ध बाबा जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। यह दतिया जिले में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम मालवा की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो मालवा की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों शिगार जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है सद्भावना शिखर जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। तो अदर जो फैक्ट थे, जितने भी मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत और पठार थे, हमने वो सारी बातें अपने इस टॉपिक में कवर की हैं। आई होप आप सारी बातें अच्छे से समझ पाए हो। दोस्तों इसको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लिंक पर क्लिक करके ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो अब हम ये देख लेते हैं हमने फिनिश क्या क्या कर लिया प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों आपको पता नहीं होगा हमने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा एक पूरा पॉइंट कवर किया है। आइए पहले हम प्रीलिम्स पे देख लेते हैं। तो देखिए प्रीलिम्स की दृष्टि से हमने जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 का जो पहला पॉइंट है इसमें हमने पहाड़ियाँ और पठार ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया अपना। कौन कौन सा? पहाड़ियाँ और पठार वाला। अब देखिए मेंस की दृष्टि से अपना क्या क्या कवर हो गया। देखिए ये रहा पेपर 1 का जो पार्ट बी है उसका यूनिट 5 देखिए, मध्य प्रदेश का भूगोल। और मध्य प्रदेश के भूगोल की पहली ही यूनिट में क्या लिखा है? प्रमुख भू आकृतिक या भौतिक विभाग। मालवा का पठार हमने कवर किया, मध्य भारत का पठार कंप्लीट हुआ, बुंदेलखंड का पठार कंप्लीट हुआ, विंध्याचल श्रेणी हमने पढ़ी है, बघेलखंड का पठार हमने कवर किया है, नर्मदा सोन घाटी कवर हुई है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये भी अपना कवर हुआ। तो आप देख पा रहे हो अपन ने मेंस का जो यूनिट 5 है उसका भी पूरा एक पॉइंट फिनिश किया। इसके अलावा हमने प्रीलिम्स का जो यूनिट 4 का जो पूरा पॉइंट है उसमें से हमने दो चीजें अपनी कवर कर ली हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पठार और मध्य प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू पर, जो हमने कल का लेक्चर लिया था और जो आज हमने पढ़ा है इसके माध्यम से हम एमसीक्यू देख लेते हैं। लगभग 60 से 70 एमसीक्यू होंगे, जल्दी जल्दी से हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है विंध्यन सेल का, दक्कन ट्रैप का, इनमें से कोई नहीं, या गोंडवाना लैंड का। तो आप याद करो पहले दिन पहला ही लेक्चर अपना, पहले लेक्चर में पहला पेज अगर आपको याद हो, देखिए क्या लिखा था अपन ने। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश दक्षिण के पठार का ही भाग है और प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जिससे तात्पर्य ये है कि जो मध्य प्रदेश है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना भूमि का भाग है। और गोंडवाना भूमि का भाग अगर प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण का पठार है, तो दक्षिण का पठार का ही तो विस्तार है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भी गोंडवाना भूमि का ही भाग है। तो यही प्रश्न आपसे कह रहा था, उस प्रश्न का जवाब क्या होगा आइए देख लेते हैं। तो हम कहेंगे भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है यह गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना लैंड कहलाता है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हमारा क्या आ जाता है, आप देखेंगे ध्यान से। चूंकि हम अगर प्रायद्वीपीय पठार जैसे मान लीजिए, एक मैप के थ्रू अपन समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अपना दक्षिण भारत है, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है और हम मानते हैं कि ये प्राचीनतम रूप से अफ्रीका का भाग था, जो बाद में भूवैज्ञानिक हलचलों के कारण, और चूंकि पूरा प्रायद्वीप है, जो अफ्रीका था वो किस भाग का है? गोंडवाना भूमि का भाग है। तो ये भी गोंडवाना का पार्ट है। अब इसी गोंडवाना क्षेत्र का विस्तार अपना मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है, अगर हम बात करेंगे अपनी सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी की, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र, मान लीजिए अपनी सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी 3 भागों में बटी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो जाहिर सी बात है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र अपना क्या कहलाता है? गोंडवाना भूमि। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? दोस्तों गली इरोजन बोलते हैं इसको, गली इरोजन। ठीक है, इंग्लिश में गली इरोजन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन मृदा अपरदन। तो चंबल घाटी जो चंबल नदी के कारण जिससे बीहड़ का निर्माण होता है, तो हम कह सकते हैं ये गली इरोजन है, गली इरोजन के माध्यम से। अमरकंटक स्थित है, ये सिंपल सा क्वेश्चन। और दोस्तों देखिए सब एमपीपीएससी में पूछे गए 2009 में, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। कैसे? देखिए डायग्राम में देखना है। देखिए इस साइड मैंने आपको बताया था अरावली, और ये रहा है आपका पूरा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये लिखा है। इन दोनों के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो लोकेशन से सॉल्व होने वाले हैं, मैपिंग से सॉल्व होने वाले हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक चोटियां हैं? तो अभी हमने देखा मैक्सिमम चोटियां हमने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में देखने को देखी। बघेलखंड में कोई मुख्य चोटी नहीं है, नर्मदा घाटी में कोई चोटी नहीं है, मालवा में है केवल सिगार, धजारी, जाना पाव, ये 4 चोटी। लेकिन सतपुड़ा में हमने कितनी देखी? ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ के अलावा धूपगढ़, चौरागढ़, अमरकंटक, तो ये सारी किसमें देखने को मिल जाती है? हमें सतपुड़ा में। तो इसका जवाब होगा सतपुड़ा।
कराधान सहायक परीक्षा 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, मालवा है, उत्तराखंड नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल। अभी हमने देखा इस डायग्राम में, देखिए ये रहा, ये रही नर्मदा घाटी, ये हमारी नर्मदा घाटी है। तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में स्थित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो दोस्तों ये जब हम नदियां पढ़ेंगे वहां पर वैसे ये प्रश्न होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो ये रिफ्ट वैली जिसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी, तो भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? दोस्तों देखिए बघेलखंड पठार। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न किस टाइप से आ रहे हैं, प्रश्न की प्रवृत्ति क्या है। तो ये बघेलखंड पठार का हिस्सा है। तो ये आप जैसे ही मैप पे आप इसको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? ऑप्शन है खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा और हरदा। अब प्रश्न क्या पूछा गया है? सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है, तो इसका जवाब है हरदा। होशंगाबाद में तो है, होशंगाबाद जैसे मान लीजिए होशंगाबाद है, होशंगाबाद के जस्ट ऊपर है हरदा। और दोस्तों ये हरदा है, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र में आता है, ना कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न पूछा है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें हैं? आर्कियन चट्टानें। अच्छा, इस प्रश्न को भी अपने इस टॉपिक के हिसाब से स्किप करना है। नेक्स्ट, मालवा का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है, आपको याद होना चाहिए। 88,222 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? तो जाहिर सी बात है मालवा का पठार। उसी प्रश्न को देखिए दूसरी भाषा में पूछ लिया गया है। इसके अलावा कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो दोस्तों पहला हम सब जानते हैं राजस्थान है, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है? तो हमने बताया था महत्वपूर्ण शहर है उज्जैन, इंदौर। और आपको अगर याद हो, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे जब हम आपको मालवा का पठार डिस्कस करा रहे थे, उस क्रम में भी मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर मुख्यतः यहाँ के जो जिले हैं वो हैं, देखिए मध्य भारत का पठार, ये आपका रीवा पन्ना का पठार, और उसके बाद अपना ये मालवा का पठार। और मालवा के पठार के जब अपन जिले देख रहे थे, देखिए पहले नंबर पे मैंने आपको क्या लिखाया है? इंदौर और उज्जैन। तो ये आपको याद रखना है, जो पहले लिखे गए ना वो मुख्य हैं। तो उसमें पूछा मुख्य जिले, बाकी सारे जिले, लेकिन ये आंशिक रूप से आते हैं, आंशिक रूप से ये मध्य भारत के पठार और नर्मदा सोन घाटी में भी आ जाते हैं। लेकिन मुख्य जो प्रॉपर आपके मालवा क्षेत्र में आते हैं वो इंदौर और उज्जैन। तो प्रश्न यही पूछ रहा था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से जिले जो है अपने मालवा के पठार वाले क्षेत्र में पूर्णतः स्थित हैं? तो हमारा क्या हुआ? उज्जैन और इंदौर इसका जवाब। नेक्स्ट, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है मालवा से और बुंदेलखंड से। बिल्कुल सही है। अगर आप चंदेरी अशोकनगर को देखेंगे तो अशोकनगर में स्थित है, और मैंने कहा था अशोकनगर आंशिकतः बुंदेलखंड में आता है, बाकी उसका बचा हुआ भाग आपका मालवा में आता है। तो ये प्रश्न भी अपना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो मध्य भारत का पठार है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, नर्मदा सोन घाटी है, पश्चिमी पठार नहीं है। पूर्वी पठार है हमारे यहाँ, पश्चिमी पठार नाम का कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को? मालवा के पठार को बताया था। मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साथ में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये दोनों ही चीजें अपना जो मालवा का पठार है उसके मध्य से होकर गुजरते हैं या विभाजित करते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। अभी देखा था डायग्राम में, महादेव पहाड़ियों में। अगर आप देखना चाहो तो देखिए, फिर प्रूफ अपन देखते चलेंगे साथ में। ये रहा अपना, ये देखिए हम बात करेंगे, ये रहा। तो ये इलाका कहलाता है महादेव का, इसी में आपकी धूपगढ़ स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये रहा महादेव मध्य भाग में, और इसी क्षेत्र में स्थित है धूपगढ़। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितने एग्जाम्स में पूछा गया, जेल प्रहरी में पूछा गया, पटवारी में पूछा गया, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी और एमपीपीएससी 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों महादेव पहाड़ियों में स्थित है, अभी हमने देखा। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक भाग में स्थित है? मध्य भारत के पठार में, घाटी की बात कर रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ये कोई नहीं होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश या गोंडवाना भूमि का भाग, इसलिए मध्य प्रदेश का जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढकता है? पश्चिमी मध्य प्रदेश, दोस्तों मालवा का पठार। आप सब जानते हो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और अगर हम दिशा के रूप में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, तो ये हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट, भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? गोंडवाना लैंड का। यही वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दोस्तों ग्वालियर का किला है, बांधवगढ़ का किला है, ओमकारेश्वर मंदिर है, लेकिन सोमनाथ मंदिर नहीं है। नेक्स्ट, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जबलपुर। अभी ये इस टॉपिक से तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हम कह सकते हैं कि धुआंधार जलप्रपात जो आपका नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में स्थित है, तो हम कह सकते हैं हाँ उसके थ्रू ये क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट,
देखिए, अगर हम बात करते हैं भोपाल, तो भोपाल अभी हमने देखा था कि 5 पहाड़ियों पर बसा है और देखिए, अभी ज़्यादा दिन हुए, प्रश्न भी रिपीटेड हुआ है। देखिए, हमने बात किया था भोपाल, ये रही वो 5 पहाड़ी। कौन-कौन सी? श्यामला हिल्स, न्योरी हिल्स, अरेरा हिल्स, ईदगाह हिल्स और कटारा हिल्स। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो भोपाल जो है वो 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसके अलावा अब देखो इस बार 5 पहाड़ियाँ पूछी हैं, नेक्स्ट बार प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से भोपाल किस पहाड़ी पर स्थित नहीं है? और आपको 3 पहाड़ियाँ वो देगा जो उनमें से हैं और 1 पहाड़ी वो देगा जो नहीं है। तो आपको ये सारी प्रवृत्तियाँ आपको समझनी पड़ेंगी क्वेश्चन की। अब अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से खाली स्थान है क्या? घाटी, मैदान, पहाड़ या पठार? तो मुख्यतः पठार। देखो, अपना मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग पठार ही है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी, तो ये सारे क्या है? पठारी भाग हैं। तो मध्य प्रदेश एक पठारी भूभाग है। नर्मदा घाटी और बिंद के दक्षिण भाग में पश्चिम नर्मदा घाटी और बिंद के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता है निमाड़। अब देखो ये थोड़ा कल्चरल बारे में हम पढ़ेंगे इसको कि क्यों निमाड़ कहा जाता है। इस प्रश्न को अभी यहाँ पे हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थान का नाम है? तो इसका मतलब है इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर, बिल्कुल मालवा के पठार में स्थित है। महाकाल मंदिर है, मांडू शहर है, तो इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं है? देखिए, नीमच है, सीहोर है, बिल्कुल है, देवास, विदिशा है। अगर आप बैतूल और नरसिंहपुर को देखेंगे दोस्तों, तो ये आते हैं आपके सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में, जो कि मालवा के पठार के भाग नहीं है, तो इसका जवाब होगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है? जाहिर सी बात है, रीवा पन्ना के पठार को ही विंध्यन कगारी क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका जवाब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बुंदेलखंड नहीं होगा, रीवा पन्ना का पठार। नेक्स्ट, नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? प्रश्न है, क्या मध्य भारत और मालवा के मध्य? तो मध्य भारत और मालवा के मध्य तो कुछ भी नहीं है। रीवा पन्ना और बुंदेलखंड के मध्य नहीं है, बेतवा तो हम सोच सकते थे। मालवा और बुंदेलखंड के मध्य बिल्कुल नहीं, तो हम कह सकते हैं मालवा और सतपुड़ा के मध्य। ये हमारा जवाब बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करेंगे, तो मान लीजिए एक बार यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये अपना मैप था। ये मान लीजिए ये अपना पूरा मैप हो गया। अब देखिए, ये नर्मदा नदी बह रही है पूरी, ठीक है। और नर्मदा नदी बहने के साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थित है आपका मालवा का पठार। अब प्रश्न क्या है, और नीचे ये कौन से पहाड़ी है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो नर्मदा नदी किसके बीच में होगी? मालवा और सतपुड़ा के मध्य में। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है? तो दोस्तों इसमें आता है अपना ग्वालियर। देखिए, इंदौर आप सब जानते हो, चंबल नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, भोपाल, अब नर्मदा नदी थोड़ी ना गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ग्वालियर के क्षेत्र से निकलने वाली मुख्यतः अगर हम कह सकते हैं जो नदी आती है सिंध। और सिंध के अलावा हम बात करेंगे आगे जाके किसमें मिल जाएगी आपकी यमुना में। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो हम बात करेंगे यमुना है सहायक गंगा की, इसलिए इंडो गंगेटिक मैदान में मध्य प्रदेश का ग्वालियर वाला हिस्सा शामिल है। अगला है, कौन सा मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म रहा है? कौन सा माह? तो दोस्तों मई माह। ये हम जलवायु में पढ़ेंगे, यहाँ पे इसका कोई औचित्य नहीं है। मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं? तो मध्य भारत के पठार की नदियां उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में, हमने ढाल देखा था ना, उसी हिसाब से बात हो रही है। नेक्स्ट, जाना पाव चोटी अभी देखा था, मालवा के पठार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर हम बात करते हैं मालवा का पठार सबसे गर्म महीना कौन सा है? इसमें भी आएगा हमारा जवाब मई। और मालवा का पठार नहीं, किसी भी पठार का सबसे गर्म माह मई होता है। मध्य प्रदेश का प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? 3। पहली क्लास देखिए, उसमें बताया मैंने आपको ये। बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की चोटी अभी डिस्कस किया, 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य क्षेत्र को खालिस्तान कहा जाता है। तो देखिए, मान लीजिए ये अपना पूरा मध्य प्रदेश है, इसका पश्चिमी मध्य क्षेत्र तो जाहिर सी बात है मालवा का पठार कहलाएगा। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत कौन सा युग्म सत्य है? चंबल उत्तरी है, बिल्कुल सही। मैकाल पर्वत पूर्वी है, सही है। ताप्ती दक्षिण में, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका जवाब। मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था? तो दोस्तों ये अपन जब फॉर्मेशन ऑफ एमपी पढ़ते हैं वहां का प्रश्न है, हालांकि यहाँ पर पूछने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए, मध्य प्रदेश के कैमूर, मैकाल, महादेव क्या है? भाई पहाड़ हैं, अभी पढ़ के आए हैं हम। मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था मध्य प्रांत, ये भी वहीं से प्रश्न है, छोड़ो। नेक्स्ट, नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर खालिस्तान कहाँ मिलते हैं? तो अभी बताया था मैंने, अमरकंटक के पठार में। देखिए डायग्राम भी बना हुआ है, आप इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये रहा अमरकंटक का पठार, तो ये कैमूर हो गया, ये मैकाल हो गया, यही प्रश्न पूछा गया है उसमें। चलिए, तो ये रहा प्रश्न, नर्मदा के पूर्वी छोर, सतपुड़ा के पूर्वी छोर मिलते हैं कहाँ पर? अमरकंटक। नेक्स्ट, मैकाल पहाड़ियां विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसलिए इसको कहा जाता है वाटर शेड। देखो, एक स्थान जहां से बहुत सी नदियां निकल रही हो तो उसको कहा जाता है वाटर शेड या जल संभरण क्षेत्र हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? छोटा नागपुर का नहीं है, बघेलखंड है,
मालवा है, महाकौशल है, ये नहीं है, तो ये जवाब हो जाएगा अपना। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ स्थल है, उसका नाम बताइए। एक पहाड़ी स्थल, हाँ, पंचमढ़ी। इसको हिल स्टेशन बोलते हैं अपन। पहाड़ी स्थल लिख के दिया है यहाँ पर, एक्चुअल में वो है क्या, हिल स्टेशन पूछ रहा है। अगर इसी को देवनागरी लिपि में लिख के देता वो कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन का नाम बताइए, तो आपका जवाब होना चाहिए था पंचमढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उत्तर में यही है, बुंदेलखंड का पठार। क्लियर है, चलिए कुछ प्रश्न और हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के पर्वतमाला में स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये हम देखेंगे शहडोल जिले तक जो हमारा कैमूर क्षेत्र फैला हुआ है, हमने देखा भी था। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल चोटी। इसको कालुम्बी शिखर या सद्भावना शिखर के नाम से आता है। इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को मिनी बॉम्बे, इंदौर को कहा जाता है? हालांकि इस प्रश्न को यहाँ पूछने का कोई लॉजिक नहीं है। वह जिला जो परित्यक्त शहर कहा जाता है, ये मांडू है। अभी देखिए, ये प्रश्न अपने टॉपिक से नहीं है, इसको भी अपने स्किप करेंगे। मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान है चौरागढ़। अब ये इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है? धूपगढ़, हमने पढ़ा है। लेकिन दूसरा कौन सा है? चौरागढ़। 1326 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए, ये अपन ने देखा कहाँ पे, जहां अपन पर्वत पहाड़ियां पढ़ रहे थे, वो भी कौन सा? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी वाले क्षेत्र में। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये रहा चौरागढ़। तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश 1350 मीटर, और ये 1326 मीटर चौरागढ़। ये मध्य प्रदेश की सेकंड, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना। चलिए, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को कहा जाता है। आगे देखेंगे हम इसको जब हम जलवायु पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, पंचमढ़ी, आज को हम बोलते हैं नर्मदापुरम। मार्बल रॉक आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी। मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र में आता है? अब देखिए, मंदसौर दोस्तों मालवा क्षेत्र में आएगा ये आपका मंदसौर। लेकिन अगर भैया आपसे रतलाम पूछ लेता है, नीमच पूछ लेता, तो ये मध्य भारत के पठार वाले क्षेत्र में शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मालवा का पठार में से किसके उत्तर दिशा में स्थित है? तो जाहिर सी बात है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। लेकिन यहाँ का मालवा का पठार अगर आपसे पूछा गया है, तो इसका जवाब होना चाहिए नर्मदा सोन घाटी। चूंकि नर्मदा सोन घाटी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका जवाब होना चाहिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उज्जैनी और महेशमती के महत्वपूर्ण नगर थे पश्चिमी मालवा। अच्छा, ये वाला अपन कल्चर में पढ़ेंगे, छोड़िए इसको। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, आज के नर्मदापुरम में। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार, हमने देखा था इसको, 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड पठार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मौजूद है? शिवपुरी। होशंगाबाद नर्मदा क्षेत्र वाले में आ जाएगा। भोपाल आपका मालवा में आ जाएगा। सांची आपका मालवा में आ जाएगा। रीवा पन्ना पठार की अगर बात करेंगे, तो ये विंध्य पठार के अंतर्गत आता है। राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर है? दोस्तों, उत्तर की ओर। अधिकांश नदियां हमारी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। पहले क्लास में जो पहला पॉइंट हमने बोला था, ये था कि इसकी ढलान उत्तरी दिशा की ओर है, मध्य उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं। रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के कौन से क्षेत्र में आता है? यह आता है उत्तर पूर्वी इलाके में। अगर आप उत्तर पूर्व की ओर देखेंगे, तो आपको रीवा पन्ना पठार देखने को मिलेगा। कैसे? देखिए, इस डायग्राम में आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए, अगर हम जाएंगे ये, तो ये रहा हमारा रीवा पन्ना का पठार। और अगर हम लोकेशन देखते हैं, तो देखिए ये क्षेत्र कहलाता है उत्तर पूर्व। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए हो। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था? तो मालवा। ये वाला आप याद रखेंगे, हालांकि ये अपने इतिहास वाले या कल्चर वाले पोर्शन से संबंधित है। भू वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ये गोंडवाना भूमि 2-3 बार हम इसको पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? चंबल। सोन नदी बनाती है, ताप्ती नदी भी बनाती है, नर्मदा नदी भी बनाती है, लेकिन चंबल नहीं। मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी? पचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार? अभी देखा था हमने, बुरहानपुर को कहा जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। मध्य प्रदेश में शिखरों का आरोही क्रम, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊंचाई के क्रम में, तो देखो ऊंचाई सबसे छोटी सर्वप्रथम लिखना है, वो कह रहा है, तो सबसे छोटी कौन सी है इन सब में? तो कालूमार या सद्भावना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 752, ये याद होना चाहिए पहले तो। अमरकंटक की हमने देखी थी 1065 मीटर ऊंचाई है। 1350 धूपगढ़ की है, और 1326 चौरागढ़ की है। अब इस हिसाब से आपको हम देख सकते हैं, तो सबसे पहले छोटी लगाना है, तो चौथी पहले आएगी, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद पहला, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए? तो होशंगाबाद में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। मध्य प्रदेश निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है? देखो, क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के मध्य स्थित है? तो देखिए, मान लीजिए ये नदियां, नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, ये ताप्ती, इन दोनों के मध्य स्थित है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? सतपुड़ा। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, रिपीटेड है। तो इस प्रकार से हमने अपना टॉपिक, उसके एमसीक्यू सारे डिस्कस कर लिए। तो ये अपना टॉपिक पठार पर्वत वाला जो था वो कंप्लीट हुआ। तो तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर विजिट करिए। चलिए, तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।